हेलो गाइज। आ चुके हैं हम। क्रैश कोर्स जो शुरू किए थे, यूपी आर ओ चलो चला रहा है। उसमें मॉडर्न इंडिया खत्म हुआ था, आशुतोष सर लिए थे। उसका एंशेंट इंडिया की जो बात थी, हिस्ट्री की, वो हम कल से क्लास लगातार ले रहे हैं। और पॉलिटी की क्लास भी, क्रैश कोर्स का वो क्लास डल जाएगा और कल से कंटिन्यू रहेगा। तो हम कल आपको पढ़ाए थे महाजनपद, कल पढ़ाए थे थ्रू मैप। आज हम पढ़ाएंगे आपको महाजनपद के बाद जो साम्राज्य बताए थे कि 4 साम्राज्य उभर के आए शक्तिशाली के रूप में, उसमें मगध साम्राज्य जो है सबसे शक्तिशाली हुआ। एक जनपद यानी साम्राज्य की स्थापना किया। यानी मगध जो है, महाजनपद जो है, धीरे 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 छोटे छोटे जो महाजनपद थे उनको अपने मिलाते हुए एक अलग बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी मगध के बाद, मगध की लास्ट में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगा, जो पूरी जम्बू द्वीप पे क्या करेगा, वो खेत पे क्या करेगा, साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो हम आज करेंगे मगध साम्राज्य। मगध देखिए, क्रैश कोर्स है, एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। इस कला में आप चाहते हैं कि क्रैश कोर्स के बाद टेस्ट सीरीज में इंक्लूड होना, तो उसके लिए 99 का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, यूपी आर ओ का, जिसमें हिंदी टेस्ट और क्या जीएस का टेस्ट भी चल रहा है। वो जुड़ सकते हैं। नंबर डला होगा, नंबर क्लास का जो है डला होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं और कॉल करके पूछ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज जो है कहाँ मिलेगा, किस ऐप पे मिलेगा, वो बता दिया जाएगा आपको। 99 में मात्र टेस्ट सीरीज। क्रैश कोर्स चलेगा फ्री, यूपी आर ओ का। मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश। मगध, सबसे पहले जानिए कि मगध जो है, मगध जो है, इस मगध की साम्राज्य की बात कर रहा हूं। ये मगध साम्राज्य था कहाँ? ये मगध साम्राज्य दक्षिण बिहार में था, जो पटना और कौन सा राजगीर वाला जो बेल्ट था, यानी नालंदा वाला बेल्ट था, इसमें पूरा मगध साम्राज्य, गया भी शामिल था इसमें शुरुआती दौर में, जिसकी शुरुआती राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज इसकी शुरुआती राजधानी थी शुरुआती। इस पे विभिन्न राजवंशों ने अपना सत्ता कायम किया और धीरे धीरे और साम्राज्य को विस्तार भी किया था। तो आज हम चलते हैं, और ये जब मगध जो है, बाद में इसकी राजधानी जो हो गई पाटलिपुत्र हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, जो गंगा, गंडक और सोन के किनारे पे बसा हुआ था ये। चलिए अब चर्चा करते हैं शासनकाल मगध का कब से कब तक। ये देखिए, अब आइए प्रश्नों पे आते हैं कि प्रश्न नहीं, पूरे मैटर पढ़ाएंगे, कोई प्रश्न नहीं। हर्यक वंश, पहला वंश था हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश पहला वंश था, जिसका शासनकाल 544 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक था। हर्यक वंश का शासनकाल मगध साम्राज्य पे। ये देखिए, संस्थापक था बिंबिसार। कौन था संस्थापक? बिंबिसार इसका संस्थापक था। राजधानी कहाँ थी? राजगृह, शुरुआती राजधानी, या गिरिब्रज। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र हो गया उदयन के समय में। प्रमुख शासक जो थे, अब प्रमुख शासक रूप में अब बिंबिसार की चर्चा करेंगे। इसकी बिंबिसार की चर्चा करते और पूरे हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। पृथहंता वंश भी कहा जाता है, यानी जो भी शासक हुए अपने पिता की हत्या करके सत्ता पे स्थापित हुए, इसलिए पृथहंता वंश कहा जाता है इनको। अब आइए बिंबिसार के बारे में जानेंगे। संस्थापक है बिंबिसार, इनके बारे में जानेंगे। बिंबिसार जो है, इनका शासन काल कब से कब रहा? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, लिखा है बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यही प्रश्न बना है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो है बिंबिसार को माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में वो मगध साम्राज्य की बागडोर संभाला, और 15 वर्ष की आयु में, सोचिए 15 वर्ष की आयु में बच्चे बोर्ड का एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। ये 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का बागडोर संभाला था ये। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष, कितने 52 वर्षों तक, पूछा गया प्रश्न है कितने वर्षों तक?
52 वर्षों तक शासन किया था बिंबिसार ने। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। इसका अन्य नाम क्या था? श्रेनिक। जैन साहित्य में मिलता है इसका अन्य नाम। कहाँ मिलता है? श्रेनिक मिलता है अन्य नाम जैन साहित्यों में। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, ये 3 टाइप के संबंध स्थापित किया। एक तो युद्ध करके, डायरेक्ट हम आक्रमण करके मिला लेंगे साम्राज्य में। दूसरा वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, और तीसरा कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो पहले वैवाहिक संबंध पे लिखा हुआ है, पहले वैवाहिक संबंध की चर्चा करते हैं। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप और उसका विस्तार किया, और उसने 3 शादियां की थी, 3 विवाह किया था। पूछा जाता है, प्रथम पत्नी थी महाकोसला देवी, जो कौशल राज्य की पुत्री थी। किसकी? कौशल राज की पुत्री थी। इसी कौशल राज जिसका राजा था प्रसन्नजित, यही कौशल राज जिसकी राजधानी थी कौन? श्रावस्ती और साकेत। प्रसन्नजित की बहन थी, कौशल राज की पुत्री और प्रसन्नजित की बहन थी ये। इनके साथ दहेज में क्या मिला? काशी प्रांत मिल गया। किसको? बिंबिसार को। शादी की को महाकौशला से, ये कौशल राज की पुत्री थी, प्रसन्नजित की बहन थी। उनके बदले में उसे काशी प्रांत मिला, और जिसे 1 लाख की वार्षिक आय होने लगा था। एक बार प्रश्न देखा मैंने तो पूछा था कितना वार्षिक आय होगा, तो 1 लाख रुपए की वार्षिक आय आमदनी प्राप्त होने लगी थी। दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी। कौन? चेलना। चेलना रेड कलर कर लेते हैं, ज्यादा दिखाई देगा आप लोग को। चेलना है या छलना बोलते हैं, चेलना बोलते हैं। और जो जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। एक बार प्रश्न पूछा कि चेलना उनकी पत्नी थी, वो कौन सी राजकुमारी थी? तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, और इन्हीं के शरीर से अजातशत्रु का जन्म होता है। और तीसरी पत्नी थी क्षेमा। तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। भद्र मत कहिएगा, मद्र कुल की राजकुमारी थी। कौन? क्षेमा। तीसरी पत्नी क्षेमा। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, और मगध के पश्चिम में और उत्तर की ओर विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि जब मगध साम्राज्य देखिएगा, ऐसे मगध साम्राज्य यहाँ था, जिसके पश्चिम में पंजाब तक ये राजकुमारी शादी करता है, इसका विस्तार हुआ। और उत्तर में तो विस्तार हुआ ही, जैसे वैशाली से शादी किया था। उसके बाद जब जाएगा इधर तो ये कौशल राजकुमारी से शादी किया था, श्रावस्ती से भी शादी किया था। बिंबिसार ने अंग राज्य को अपने जीत कर उसे मगध में मिला लिया था। अंग राज्य को जीत कर मगध में मिला लिया था, और उसमें अंग पे ब्रह्मदत्त शासन कर रहा था। कौन? ब्रह्मदत्त शासन कर रहा था। कौन? ब्रह्मदत्त शासन कर रहा था। और उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। अजातशत्रु को वहां का अपना शासक नियुक्त कर दिया बिंबिसार ने। बिंबिसार ने फिर अवंती के शासक ये हुआ, मिलाने का काम हुआ। अंग महाजनपद को मिला लिया इसने, अजातशत्रु को नियुक्त कर दिया, ब्रह्मदत्त था उसको हराया। अब है कि इसने अब कूटनीतिक संबंध कैसे स्थापित किए। यहां तक था वैवाहिक संबंध, ये राज्य जीतने का क्रम था, राज्य जीतने क्रम था, बाकी छोटे छोटे राज्यों को जीता था। अब था कूटनीतिक संबंध, ये कूटनीतिक संबंध है। तो उसने क्या हुआ कि अवंती के शासक चंड प्रदोत से मित्रता कर लिया, और उसने राज वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। एक बार चंड प्रदोत थे अवंती के शासक, उनको कोई इलाज बीमारी हुई तो उनके इलाज के लिए अपने प्रसिद्ध जय राज वैद्य को, जीवक को उनके दरबार में भेज दिया। इलाज हुआ, इससे क्या हुआ? कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गया। और अवंती मगध के समकालीन क्या पराक्रमी के रूप में जाना जाता था। वो भी जो था साम्राज्य विस्तार के क्रम में लगा हुआ था। तो अवंती तक क्या था, अवंती की तरफ से वो सेफ साइड खेल लिया उसने। उसके बाद बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। तब और 492 ईस्वी में वो मगध की राजगद्दी पे बैठा। इस पे मगध की राजगद्दी पे बैठा। बिंबिसार ने एक और काम किया था। बिंबिसार ने बेनुवन नामक विहार बौद्ध भिक्षुओं को दिया था दान में।
कौन बेनुवन बेनुवन नामक बिहार बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था? बेनुवन नामक बिहार, बेनुवन नामक बिहार बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था उसने। एक मिनट रुकिए। बेनुवन नामक बिहार बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। कौन बेनुवन नामक बिहार? ये भी फैक्ट याद रख लीजिएगा। और अस्थाई सेना रखने के चलते, अस्थाई सेना रखने के चलते इसे सेनानी कहा गया है। अस्थाई सेना रखने के चलते इससे सेनानी की उपाधि भी दी गई है। सेनानी, सेनानी की उपाधि भी दी गई है। चलिए, और सैनिये, सैनिया और सेनानी दोनों की, सेनिया या सेनानी की उपाधि दी गई है। इसको दोनों उपाधि मिलती है। अब आइए अजात शत्रु, बिंबिसार का पुत्र, चित्रहंता वंश का पहला शासक। बिंबिसार के बाद अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। 492 ईस्वी से लेके 460 ईसा पूर्व तक ये शासन पे बैठा। ये देखिए अजात शत्रु का पिक्चर है। अजात शत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। ये मामा का घराना था, फिर भी उसे युद्ध किया इसने। और युद्ध करने के बाद इसने प्रसेनजित की पराजय हुई इसमें, परंतु बाद में दोनों में समझौता हुआ और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का शादी अजात शत्रु से कर दिया और अजात शत्रु कर दिया था। और अजात शत्रु का उपनाम जो था कुनिक था। और यहीं पे इनको काशी जो है, काशी जो मिल गया इनको दहेज के रूप में, और पूरा काशी प्रांत मिल गया। अजात शत्रु का उपनाम था कुनिक, जो जैन मतानुसार था। जैन मत मानने वाले थे, मतानुयायी थे, उनके अनुसार से कुनिक इसका नाम था। अजात शत्रु का लिच्छियों से भी युद्ध हुआ था, जबकि वैवाहिक संबंध था, मगर लिच्छियों से भी युद्ध हुआ था। और अपने कूटनीतिक मित्र कौन, ये याद रखिए, वस्कार, वहां का मंत्री था लिच्छवी साम्राज्य का, उसको अपने पक्ष में मिलाया और उसकी सहायता से उसने लिच्छियों के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग करता है। महाशिला कंटक जो है वो पत्थर फेंकने वाला हथियार था। वो पहली बार देखा गया प्राचीन भारत में, महाशिला कंटक का प्रयोग हुआ है। और रथ मूसल क्या था? टैंक था। ये टैंक था और ये पत्थर फेंकने वाला हथियार था। ये इसके बाद अरबियों के द्वारा यूज किया जाएगा। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के। हाँ, उसके बाद हुआ क्या कि अब हुआ तो लिच्छवी जो वैशाली के लिच्छवी थे वो हार गए, उसको साम्राज्य में मिला लिया। और काशी जो दहेज में मिला था उसको भी मगध का अंग बना लिया। काशी महाजनपद, जिसका राजधानी कहाँ थी? जो काशी, करुणा और असी नदी के एक संगम में बसी थी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। अजातशत्रु के समय ही राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में, यानी सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। और एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें बताए थे बौद्ध संगति के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। 2 क्लास है उसमें। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जस्ट उनके का महापरिनिर्वाण के बाद ही होता है। तो ये कहाँ हुआ था? राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पूछ दे तो क्या कीजिएगा? अध्यक्ष जो था महाकश्यप था। कौन महाकश्यप था? महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। और इसी में सूत पिटक और विनय पिटक जैसे 2 अचरंग संहिता का निर्माण भी हुआ था। रचना की गई थी, निर्माण मत कहिए, निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, रचना किया गया था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। या पुराणों जो कहते हैं, पुराण के अनुसार 28 वर्ष होते हैं, यानी 32 वर्ष तक शासन किया। और 32 वर्ष के शासन करने के बाद इनकी भी हत्या हो जाती है। इसीलिए इसे पृथहंता वंश बोला जाता है। अजातशत्रु अपने पुत्र उदयीन द्वारा मार डाला गया, यानी इसीलिए पृथहंता वंश बोला जाता है।
वहीं आ गया, क्यों कहे हम शुरू में प्रतिहंता वंश, प्रतिहंता वंश। उदायीन 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक, कब से? 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदायीन जो ने गंगा और सोन नदियों के संगम पे, गंगा सोन और गंडक, गंडक भी यहाँ पे मिलती है, नदी के संगम तट पे पाटलिपुत्रा, यानी इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर नामक नगर बसाया और उसने अपनी राजधानी ट्रांसफर किया यहाँ पे इनको। और ये जैन मतानुसार, और कुछ विद्वान कहते नहीं, पाटलिपुत्र का स्थापना तो अजातशत्रु ने कर दिया था, उदयीन सिर्फ ट्रांसफर किया राजधानी। जबकि जैन जो थे, जैन मतानुयायी थे, उनके अनुसार ये पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? खुद उदयीन किया था और राजधानी ट्रांसफर किया था यहाँ पे। अब उदयीन के बारे में थोड़ा जानकारी ले ले भाई, क्या क्या काम किया। तो एक बहुत बड़ा काम किया, और ये जैन धर्म को मारने वाला था, जैन धर्मावलंबी था ये कौन? उदयीन। बस एक महत्वपूर्ण काम इसका यही रहा। हर्ग्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? उदयीन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक था। और नागदशक, और या दर्शक भी बोलते हैं इसको, नागदशक या दर्शक भी बोला जाता है, दर्शक भी बोला जाता है इनको। इसने अपने अमात्य अधिकारी होता है, शिशुनाग ने, इस अमात्य जो शिशुनाग था, इसके को पदच्युत करके मगध की गद्दी पे अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश की, शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाला इसने। इसकी शिशुनाग वंश का त्याग करता है। कहा जाता है कि इसने पदच्युत क्या किया? इसकी हत्या ही कर डाला था इसने, हत्या ही कर डाला था इसे, और एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाला। चलिए, शिशुनाग वंश, एक नए राजवंश, देख लीजिए शिशुनाग का फोटो आप लोग। 412 ईस्वी पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश जो है सत्ता पे क्या स्थापित रहा। चलिए, इस वंश का संस्थापक कौन हुआ? वह शिशुनाग। इसी के नाम पे इस वंश का नाम शिशुनाग वंश रखा गया था। इसने क्या क्या काम किया? अवंती, जो अभी तक जीत नहीं पाए थे हर्यंक वंश वाले, उसने अवंती राज्य पे, और वत्स कौशाम्बी, ये भी शक्तिशाली महाजनपद था, दोनों पे अधिकार कर लिया। इसकी राजधानी उज्जैन थी और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी, कौशाम्बी, इलाहाबाद और बेल्ट, कौशाम्बी। और इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। एक महत्वपूर्ण काम, दो बड़े महाजनपद जो शक्तिशाली थे उसको मिलाया था इसने, और अपनी वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ट्रांसफर राजधानी कहाँ किया? ट्रांसफर राजधानी वैशाली कर दिया था। इसके शासन के समय ही मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। बंगाल नहीं हुआ, देखिए ये बंगाल और ये मालवा बेल्ट यहां तक, जब अवंती को अपने कब्जे में, तो पूरा बंगाल तक हुआ यहाँ तक, और इसके पहले बंगाल के रीजन तक, यहां तक शासन स्थापित कर लिया, विंध्य पर्वत के ऊपर ही लोग। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पे बैठता है। कौन? कालाशोक जो था वो गद्दी पे बैठता है। दो इंपॉर्टेंट काम, राजधानी वैशाली ट्रांसफर किया और अवंती वंश को जीत लिया इसने। अब आइए कालाशोक के बारे में। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा इनका, कालाशोक का। अब आइए, इसका नाम पुराण और दिव्यादान में काकवर्ण मिलता है। क्या नाम मिलता है? नाम काकवर्ण मिलता है पुराणों में और दिव्यादान में। इसने वैशाली के स्थान पे पुनः राजधानी ट्रांसफर कहां कर दिया? राजधानी ट्रांसफर पाटलिपुत्रा लेके आया, और इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। और इसी के समय 383 ईस्वी में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है, जो वैशाली में होता है। और इसी समय बौद्ध धर्म जो था दो संघों में बट गया था, स्थविर और महासांगिक।
स्थविर और महासांगी के रूप में बंट गया था। इसका अध्यक्ष बता दीजिए आप लोग। इसके अध्यक्ष का नाम था सबाकामी। सबाकामी इसके अध्यक्ष का नाम था। सबाकामी इसके अध्यक्ष का नाम था। द्वितीय बहुसंगति का वान भट्ट रचित हर्षचरित जब हम पढ़ाएंगे, गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन काल पढ़ाएंगे, वर्धन भट्ट पढ़ाएंगे, तो उनके दरबार में बाण भट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित लिखा था अपने राजा की प्रशंसा करने के लिए। उसी के अनुसार काकवर्ण को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय ही महापद्मनंद नामक एक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया। इसने महापद्मनंद ने घूमते हुए किसके अनुसार? बाणभट्ट के अनुसार महापद्मनंद ने काकवर्ण को कलाशोक को चाकू मारकर हत्या कर दिया। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए। सही में 10 पुत्र हुए, इतिहासकार भी लिखते हैं इनके 10 पुत्र हुए। और जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के पश्चात 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया था। लगभग 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदिनी। नंदीवर्धन, और कहीं कहीं नाम महानंदिन भी मिलता है। क्या मिलता है? महानंदिन भी मिलता है इसका नाम। अंतिम शासक इसका मिल जाएगा इसमें। नंद वंश। और इसी की हत्या किसकी? महानंदिनी की हत्या। महानंदिनी की हत्या कौन करेगा? महापद्मनंद करेगा और एक नए राजवंश की स्थापना करेगा, नंद वंश की स्थापना करेगा। 344 ईसा पूर्व से लेके 324-23 तक कहा जाता है। 24-23 एक्चुअली ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, बीसी का काल है ये। संस्थापक कौन हो गया? महापद्मनंद। तो प्रमुख शासक महापद्मनंद के बारे में जानेंगे हम लोग। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। अभी तक जो भी राजा हुए क्षत्रिय हुए, और धार्मिक आंदोलन करने वाले दोनों जो थे वो भी क्षत्रिय थे। मगर पहली बार कोई शूद्र राजा, ये पुराण कहते हैं। इसमें महापद्मनंद को क्या कहा गया? सर्वछत्रांग कहा गया, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। भार्गव कहा गया, दूसरे परशुराम के अवतार कहा गया। इसमें कहा गया सर्वछत्रांग पूछा जाता है और भार्गव पूछा जाता है। प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। इसी चलते इसको एक राट और एक छत्र की उपाधि भी दी जाती है। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, इसी चलते एक राट और इसको क्या कहता है? एक छत्र कहा जाता है। तो एक छत्र की उपाधि एक राट कैसे मिला? इसने जितने छोटे छोटे राजघराने थे सबको जीत लिया। जैसे पौरव को, इक्ष्वाकु को, पंचाल को, सुरसेन को, पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, सुरसेन, ये जितने ये छोटे छोटे राज थे ये सब आदि को साम्राज्य में मिला लिया जीत के। इसीलिए इसको एक राट एक छत्र का कहा जाता है। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे और घनानंद भी इनका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद भी अंतिम शासक था। एक कहानी इनके बारे में और है, महापद्मनंद के बारे में। महापद्मनंद के बारे में कहानी एक और है कि इन्होंने कलिंग से भी युद्ध किया था। कलिंग विजय करने की कोशिश की थी और कलिंग विजय किया था महापद्मनंद ने। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? इसका उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख जो किसका था? खारवेल का था। इसी से यह मिलता है कि इसने कलिंग विजय भी किया था। और हाथी गुफा अभिलेख में ही भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। पहली बार भारतवर्ष के रूप में भारतवर्ष चर्चा मिलती है। तो इनका अंतिम शासक जो था घनानंद, वो क्या किया? बैठा गद्दी पे और बहुत ही निष्क्रिय
निर्दयी शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। पहली बार आक्रमण करेगा विदेशी तो वो यूनानी करेगा, उसका शक, उसके बाद कुषाण। तो यूनानी आक्रमण में पहली बार करेगा सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट। उसका सपना था विश्व विजय करने का। वो भारत समकालीन था और भारत पे आता भी है। 326 ईसा पूर्व में वहां एंट्री करेगा और 25 में चला जाएगा। 2 वर्षों में उसने छोटे राजघराने जितने थे सबको जीत लिया। आम्भी को भी जीता। आम्भी को तो भाई मिला ही लिया था, मगर एक ही राजा से हारेगा, वो पौरस से हारेगा। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पे, पश्चिमोत्तर भारत कहने का अर्थ हुआ ये बेल्ट पूरा, ये बेल्ट पूरा आक्रमण किया। और ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे इसलिए अग्रमीज कहा है। किसको कहा है अग्रमीज? इसको घनानंद को अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखकों ने क्या क्या अग्रमीज कहा है। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर अर्पित किए, जनता बहुत असंतुष्ट हुआ, दंड देता था बार बार किसी बात को लेके। और घनानंद के दरबार में ही चाणक्य, जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य विज्ञान प्राप्ति के बाद कहा जाता है कौटिल्य, ये तक्षशिला का विद्वान था और तक्षशिला से पढ़ के आया था, तक्षशिला का आचार्य था, वो दरबार में रहता था, उसको अपमानित कर दिया इसने, घनानंद ने, और वो दरबार छोड़ के चला गया। और दरबार छोड़ जाने के बाद क्या हुआ कि 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, यानी देखा जब दरबार छोड़ के जा रहा था, तो जब जंगल से गुजर रहा था तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और देखा कि वो राजकिलम खेल रहा है, राजा बना हुआ है और उसके साथ ही प्रजा बने हुए हैं और पूरा नियम कानून समझा रहा है। तो उसने 10,000 का पार्सन में उसको खरीदा, उसको ट्रेंड किया, ले गया, ट्रेंड किया, और अपने अपमान के बदला लेने के लिए क्या किया, उसने घनानंद को पराजित करवाया और साम्राज्य स्थापित किया। एक नए राजवंश, मौर्य राजवंश की स्थापना की जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। और इसी मौर्य वंश के बाद मगध साम्राज्य का चंद्रकस मिलता है। अब घनानंद के बारे में और जान लीजिए। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था भद्रसाल। पूछा गया प्रश्न है, कहाँ है भद्रसाल? इसका सेनापति था। सेनापति कौन था? सेनापति था भद्रसाला। ये भी अत्यताई था, बहुत ही अत्यताई था ये भी। और घनानंद जो था जैन मत का पोषक था, जैन मत का पोषक था। ये जैन को मानने वाला था, जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म को मानने वाला था, जैन मत का पोषक था, इसे कहा जाता है। और इसके बाद जो नए राजवंश स्थापित होंगे वो मौर्य राजवंश, जो अगले क्लास में, कल क्लास में मौर्य वंश से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले उसके पहले यूनानी आक्रमण पढ़ लेंगे और प्लस मौर्य वंश की शुरुआत करेंगे। इससे हर साल एक प्रश्न फिक्स है, क्योंकि महाजनपद निकल के एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है मगध, उसमें विभिन्न राजवंश शासन करते हैं। उसका इस राजवंश में सबसे लास्ट घनानंद की हत्या करके मौर्य राजवंश की स्थापना होती है, जो चरमोत्कर्ष पे था। इसका मगध साम्राज्य के चंद्रपथ में मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में, जम्बू द्वीप में ये लोग साम्राज्य स्थापित करता है। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।